हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एकेडमिक लेवल यानी 12th के टर्म 2 के एग्ज़ामिनेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एकेडमिक स्टूडेंट्स यानी कि बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए और कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खासकर 12th के स्टूडेंट्स जो कि टर्म 2 का एग्जामिनेशन सभी देने जाएंगे, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नेम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नेशनल इनकम का फर्स्ट वीडियो मैं बना चुका हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो के लिंक दिए गए हैं। दैट मीन्स जो नेशनल इनकम का पहला वीडियो है, उस फर्स्ट वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस पहले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। उस पहले वीडियो में मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन किया है। आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ठीक से चीज़ें समझ में आएंगी। आज मैं बच्चों बहुत ही ज़ीरो लेवल से नेशनल इनकम को स्टार्ट करूंगा और हम लोग धीमे धीमे अपने इन वीडियोस के माध्यम से इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयास होगा। बच्चों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में और किसी भी सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग इस प्लेटफॉर्म को अपने दोस्तों तक ज़रूर सर्कुलेट कीजिए ताकि वो लोग भी कॉमर्स के इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नेशनल इनकम का पहला मतलब बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल बेसिक लेवल की बात। बच्चों, किसी भी कंट्री की इकॉनमी, जो किसी भी कंट्री की इकॉनमी होती है, उस कंट्री की इकॉनमी में बच्चों 4 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, इस हाउस होल्ड सेक्टर को कंज्यूमर सेक्टर भी कहते हैं। कंज्यूमर सेक्टर। दूसरा सेक्टर होता है फर्म्स और इस फर्म्स को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा जो सेक्टर होगा वो होगा गवर्नमेंट। तीसरा सेक्टर होगा गवर्नमेंट और चौथा सेक्टर होगा बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसी भी कंट्री की इकॉनमी में कितने सेक्टर्स होंगे? 4 सेक्टर होंगे। पहला सेक्टर होगा हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सेक्टर। दूसरा सेक्टर होगा फर्म्स, यानी कि इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा सेक्टर होगा गवर्नमेंट और चौथा सेक्टर होगा बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर, जो ये 2 सेक्टर हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2 सेक्टर इकॉनमी। क्या बोलते हैं? 2 सेक्टर इकॉनमी। बच्चों, प्रोड्यूसर सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर, इन 2 सेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं 2 सेक्टर इकॉनमी। कंज्यूमर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट, इन 3 सेक्टर को हम लोग मिला लें तो इसे बच्चों बोलते हैं 3 सेक्टर इकॉनमी। 3 सेक्टर इकॉनमी। 3 सेक्टर इकॉनमी। और अगर हम लोग कंज्यूमर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी मिला लें तो इसको हम लोग बोलते हैं 4 सेक्टर ऑफ इकॉनमी। 4 सेक्टर इकॉनमी। 4 सेक्टर इकॉनमी। यानी 2 सेक्टर इकॉनमी, 3 सेक्टर इकॉनमी और 4 सेक्टर इकॉनमी, ये हम लोग इन सेक्टर्स से समझ पाएंगे। बच्चों, आपके सिलेबस में केवल 2 सेक्टर इकॉनमी दिया हुआ है।
यानी हम लोगों को अपनी बात जो करनी है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी पर करनी है, यानी कंज्यूमर सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। बच्चों जो मैंने पहला वीडियो बनाया है उसमें प्रोड्यूसर सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर को एक्सप्लेन करके, यानी हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म, इन दोनों को एक्सप्लेन मैंने बहुत ठीक से किया है और उसी में मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को भी एक्सप्लेन किया है। हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो किसी भी कंट्री की इकॉनमी होती है उस इकॉनमी में कितने सेक्टर हो गए, 4 सेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए। अब जो दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है बच्चों, कि अब आपसे पूछा जाता है कि जो इकॉनमी है उस इकॉनमी में कितनी एक्टिविटीज होती हैं या कितने फेजेस होते हैं। इकोनॉमी के क्या पूछे जाते हैं, फेजेस, ठीक है ना। देखिए तो हम लोग बात करते हैं एक्टिविटीज इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में कितनी एक्टिविटीज होती हैं और कितने फेजेस होते हैं। मतलब एक्टिविटीज इन इकोनॉमी, या कह सकते हैं फेजेस ऑफ इकोनॉमी या इन इकोनॉमी कह लीजिए। तो पहला जो फेज होगा बच्चों, जो पहला फेज होगा वो क्या होगा, पहला फेज क्या होगा, पहला फेज क्या होगा, प्रोडक्शन। पहला फेज क्या होगा बच्चों, प्रोडक्शन। क्या है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में हम लोग यहां एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो प्रोडक्शन है, क्या है प्रोडक्शन, दैट इज एनी एक्टिविटी विच रिजल्ट, लिख लीजिए, दैट इज एनी एक्टिविटी विच results value added, यानी इकोनॉमी में ऐसी कोई एक्टिविटी जो वैल्यू एडिशन करती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। दैट मीन्स हम लोग दोस्तों कोई भी प्रोडक्शन करेंगे तो कोई भी यानी कुछ भी प्रोडक्टिविटी करने से क्या होगा, वैल्यू एडिशन होगा। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में जो पहली एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, प्रोडक्शन। दैट मीन्स जो पहला एक्टिविटी आएगा वो आएगा प्रोडक्शन। दूसरा एक्टिविटी क्या होगा, कंजम्पशन। दूसरा एक्टिविटी क्या होगा बच्चों, कंजम्पशन। यानी हम लोग पहला जो एक्टिविटी करेंगे, यानी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में पहली जो एक्टिविटी होगी, जो पहला फेज होगा वो होगा प्रोडक्शन, और दूसरा फेज क्या होगा, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड services, consumption of goods and services for the satisfaction of human wants। यानी जितनी भी मानव की इच्छाएं हैं, यानी मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का जो हम कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं, इस प्रोसेसिंग को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन। यानी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द सेकेंड एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी और सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमी। थर्ड बच्चों होगा, थर्ड जो होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। पहला जो एक्टिविटी होगा क्या होगा, प्रोडक्शन। दूसरा क्या होगा, कंजम्पशन। और तीसरा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स इट इज द एडिशन इन कैपिटल स्टॉक। इट इज द एडिशन इन capital stock, it is the addition in capital stock
known as capital formation, यानी हम लोग किसी भी कैपिटल स्टॉक में कोई भी वैल्यू एडेड होगी, यानी कैपिटल स्टॉक में वैल्यू जो भी इंक्रीज होगी उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट को कहा जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं, सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, फर्नीचर होगा। आप लोग जहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर हमारे पास टेबल्स होंगी, चेयर्स होंगी। वो सारी टेबल्स और चेयर्स हमारे पास बच्चों 1 लाख रुपए की थी। कितने की थी? 1 लाख रुपए की। जब आप पिछली बार हमारे पास पढ़ने आए थे तो हमारे पास कितने की थी? 1 लाख रुपए की। हमने अपने इस पीरियड में इन चीज़ों को थोड़ा सा रेनोवेट कर लिया, मतलब थोड़ा सा अच्छा कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास फर्नीचर था तो उस फर्नीचर की वैल्यू थी 1,50,000 रुपए। कितनी वैल्यू थी बेटा? 1,50,000 रुपए। तो हमने अपने, ये कैपिटल स्टॉक है ना हमारा, तो पहले कैपिटल स्टॉक कितने का था? 1 लाख का। अब कितने का कैपिटल स्टॉक है? 1,50,000 रुपए का। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 50,000 रुपीज का। ये जो 50,000 रुपीज का वैल्यू एडिशन हो रहा है किसमें? कैपिटल स्टॉक में। ये जो वैल्यू एडिशन है ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगा बेटा? इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। सीबीएसई बच्चे ध्यान दें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन? देन योर आंसर विल बी इट इज द एडिशन इन द कैपिटल स्टॉक। दैट मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स एडिशन इन कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक में कोई भी वैल्यू ऐड होगी तो क्या हो जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है ना? दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इट इज द एडिशन इन कैपिटल स्टॉक नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। It means there are 3 types of activities in economy. First one is production, second one is consumption, third one is investment, and investment is known as capital formation. तो 3 बातें बच्चों समझ में आ गई, 3 फेज इकोनॉमी के समझ में आ गए, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। चलिए हम लोग अब आगे की बात करते हैं, और आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस। दैट मीन्स डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम लोग देखेंगे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, तो हम यहां पर एक तरफ लिख लेंगे बेसिस, क्या लिख लेंगे? बेसिस, और एक तरफ लिख लेंगे फाइनल गुड्स, और एक तरफ लिख लेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स। जब भी हमारे वीडियो को आप लोग देखिए तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, ताकि इंपॉर्टेंट बातों को आप अपने कॉपी पर नोट भी कर लें। यकीन मानिए बच्चों कि आप इकोनॉमिक्स के अगर वीडियोस हमारे कंटिन्यूटी में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स का टर्म 2 का एग्जाम आपका 90% से ऊपर मार्क्स आपको अचीव कराएगा। ये बात बिल्कुल 100% श्योर है कि अगर कंटिन्यूटी में हमारे सेकेंड टर्म के बच्चे, 12th क्लास के सीबीएसई के बच्चे हमारे इन वीडियोस को कंटिन्यूटी में देखते रहेंगे तो सेकेंड टर्म के एग्जामिनेशंस में मोर देन 90% मार्क आप सिक्योर करेंगे। ये बात बिल्कुल श्योर है, बशर्ते हमारी वीडियोस को कंटिन्यूटी में आप देखते रहें। और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो को देख करके अपनी कॉपी में नोट्स भी मेंटेन करते रहें, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एग्रीगेट नोट्स आपको मिल सके। इन नोट्स से आसान बच्चों नोट्स नहीं हो सकते। इकोनॉमिक्स का ये पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही इजीएस्ट तरीका है। कहीं भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम लगे, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई दूंगा। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे टर्म 2 के एग्जामिनेशंस के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों जल्दी ही टर्म 2 के एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैं और भी अकाउंट्स के वीडियोस आपके सामने लाऊंगा, दैट मीन्स आपसे साझा करूंगा। मैंने टर्म 2 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपसे साझा किए भी हैं, दैट मीन्स मैं अब वीडियो बना चुका हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट पे हमारी वीडियो पहले ही बन चुकी है। हम लोग अब सेकेंड वीडियो अकाउंट्स में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पर आपसे बात करेंगे। दैट मीन्स हमारे अकाउंट में पार्टनरशिप की अगर बात करें तो एडमिशन हमारे टर्म 1 में था और अब टर्म 2 के एग्जामिनेशन में पार्टनरशिप की स्टार्टिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से हो रही है। तो अतिशीघ्र ही मैं आपसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर बात करूंगा। फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ। अपने कॉमर्स के दोस्तों तक हमारी इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो पहला बेसिस बात करते हैं बच्चों मीनिंग पर। किस पे बात करते हैं? मीनिंग पर, यानी क्या है फाइनल गुड्स और क्या है इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स में दीज गुड्स, दैट मीन्स दोज गुड्स आप लोग अपनी कॉपी पर चाहे तो लिख भी लीजिए दो, क्योंकि हम लोग अगर लिखेंगे तो बार बार हमको इसको रफ करना पड़ रहा है। आप लोग लिख लीजिए दोज गुड्स आर मीन्ट फॉर, मैं यहां पर बात जो मेन इंपॉर्टेंट बात होगी मैं यहां लिखता रहूंगा, दोज गुड्स which mean for final consumption by the consumers or purchased by the firms। दैट मीन्स फाइनल गुड्स में बेटा कंजम्पशन गुड्स भी आएंगे और कैपिटल गुड्स भी आएंगे। दैट मीन्स कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स की खास बात क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स एज ए रॉ मटेरियल यूज किए जाएंगे। कैसे यूज किए जाएंगे? एज ए रॉ मटेरियल। लिख लीजिए these goods are used as raw material। These goods are used as raw material for the production of other goods, or resale in the same year। यानी इंटरमीडिएट गुड्स या तो एज ए रॉ मटेरियल यूज किए जाएंगे, रॉ मटेरियल यूज करके कोई प्रोडक्टिविटी बनाई जाएगी यानी कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, या इसी सेम ईयर में इन प्रोडक्ट्स को रीसेल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रीसेल। यानी इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब कि ऐसे गुड्स जो एज ए रॉ मटेरियल यूज किए जाएंगे और उनसे कोई नए गुड्स बनाए जाएंगे। जो नए गुड्स बन जाएंगे वो किधर आ जाएंगे? फाइनल गुड्स में, ठीक है ना। और या तो उनको हम क्या करेंगे? रीसेल कर लेंगे, यानी किसी दूसरी पार्टी को हम उसे सेल कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग किसी भी एग्जांपल को ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बात करूं सैंडविच बनाने की, किसकी बात करूं? सैंडविच बनाने की अगर मैं बात करूं तो सैंडविच बनाने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए? ब्रेड चाहिए, बटर चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए और ओवन चाहिए, ठीक है। तो जो ब्रेड है ना और जो वेजिटेबल्स हैं, ब्रेड, वेजिटेबल्स, बटर, ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों, ये सब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ये सब क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। जब ये गुड्स क्या हो जाएगा, मतलब जब ये सारी की सारी चीजें एज अ समरी बन जाएंगी और ओवन के अंदर पक जाएंगी, बिल्कुल खाने के लायक बन जाएंगी, तो ये कहां ट्रांसफर हो जाएंगी? फाइनल गुड्स में। कहां ट्रांसफर हो जाएंगी? फाइनल गुड्स में।
तो ये हो जाएंगे फाइनल गुड्स के कंजम्पशन गुड्स में। किस में आ जाएंगी? फाइनल गुड्स के कंजम्पशन गुड्स में। तो बात समझ में आ गई कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। ठीक है ना। अब देखिए यहां है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कि क्या जो फाइनल गुड्स हैं, इन फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स का मतलब रेडी फॉर कंजम्पशन, तो जो चीज कंजम्पशन के लिए रेडी हो चुकी है, क्या उसमें कोई अल्टरेशन किया जा सकता है? नहीं। इट मीन्स नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कोई भी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, यानी किसी भी तरीके का परिवर्तन संभव नहीं होता है, फाइनल गुड्स को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जबकि इंटरमीडिएट गुड्स ये तो अभी बने ही नहीं है, यानी बनने की प्रोसेसिंग में है, या तो एज ए रॉ मटेरियल है। तो इंटरमीडिएट गुड्स एज ए रॉ मटेरियल हैं, तो रॉ मटेरियल से जब बेटा अभी हम कुछ बना ही नहीं है तो हम जो चाहे वो बना लें। इट मीन्स इनका ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्स प्लेस, यानी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। नंबर थर्ड, नेशनल इनकम। अब देखिए जब फाइनल गुड्स हो चुके हैं ना, यानी जो गुड्स बन चुके हैं, तो इनसे तो कोई इनकम जनरेट हो सकती है, लेकिन इनसे कोई भी फाइनल इनकम जनरेट नहीं हो सकती। इट मीन्स फाइनल गुड्स इंक्लूड्स इन नेशनल इनकम, यानी जितने भी फाइनल गुड्स होंगे उनको तो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, बट इंटरमीडिएट गुड्स does not include in national income, यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है ना। इनको तो इंक्लूड किया जाता है, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी, कार परचेज्ड बाय द हाउसहोल्ड, कार परचेज्ड बाय द हाउसहोल्ड, कार परचेज्ड बाय द हाउसहोल्ड, कार परचेज्ड बाय द हाउसहोल्ड एंड ETC। मैनी मोर एग्जाम्पल हो सकते हैं। कंजम्पशन गुड भी हो सकता है, कैपिटल गुड भी हो सकता है, कोई भी गुड्स का एग्जाम्पल लिख लीजिए फाइनल गुड्स में। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स में। तो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में? स्टेशनरी परचेज्ड बाय ए डीलर, स्टेशनरी परचेज्ड बाय ए डीलर। फिर सीड्स परचेज्ड बाय ए फार्मर, यानी स्टेशनरी, कोई भी डीलर जो भी स्टेशनरी परचेज करता है वो उसे क्या करेगा? डीलर है ना। अगर ये स्टेशनरी स्टूडेंट परचेज करता है देन यहां आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यहां पर स्टेशनरी कौन परचेज कर रहा है? डीलर, मींस रीसेल मींस इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है? सीड परचेज्ड बाय ए फार्मर, यानी जो फार्मर है वो अब इससे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ना। यहां पर जब बीज ले जाएगा तो उससे क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी बीजों को लगाएगा, उगाएगा, कुछ नया बनाएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। दैट मीन्स स्टेशनरी परचेज्ड बाय द डीलर, सीड्स परचेज्ड बाय द फार्मर एंड एक्सेट्रा। मैनी मोर एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है, अभी हम लोगों ने बहुत सारे कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स की बात की। अब एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, all machines are capital goods, defend or refute। क्वेश्चन क्या है बेटा?
ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स डिफेंड और रेफ्यूट। देखिए, ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स, और आपसे क्या पूछ रहा है? डिफेंड और रेफ्यूट। तो आपसे वो यस और नो में आंसर नहीं मांग रहा है, वो आपसे कह रहा है कि जितनी भी मशीनें होती हैं वो सारी की सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं। क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? तो आपको ये बताना है कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं। चलिए बच्चों, बात करते हैं। तो जितनी भी मशीन्स हैं वो सारी की सारी मशीन कैपिटल गुड्स हैं? ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सारी की सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती हैं। डिपेंड करता है कि उन मशीन्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, मतलब उन मशीन्स के थ्रू हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या हम फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर रीसेल, देन कैपिटल गुड्स में काउंट होंगी, और अगर हम सिर्फ अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो कंजम्पशन गुड्स होंगी, ना कि वो कैपिटल गुड्स होंगी। ठीक है ना। जैसे बच्चों हम यहाँ अब इसका आंसर कैसे लिखना, कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आगे यहाँ क्या लिखेंगे? आई रेफ्यूट द अबव स्टेटमेंट, अबव स्टेटमेंट, यानी जो ये स्टेटमेंट लिखा है इससे मैं सहमत नहीं। तो यहां पर बच्चों हम एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, अपनी भाषा में आंसर अपने आप अपना फ्रेम कीजिएगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं वॉशिंग मशीन का। आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन, अब इस वॉशिंग मशीन के 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो वॉशिंग मशीन आपके घर में हो सकती है, ठीक है ना, और एक वॉशिंग मशीन वॉशर मैन के पास हो सकती है, मतलब धोबी के पास हो सकती है। आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है ना, उससे आप अपने घर के कपड़े धुल रहे हैं, मतलब अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस मशीन को यूज कर रहे हैं। ये है तो ना कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड है ना। लेकिन अब यहां देखिए, ये कैपिटल गुड्स बन जाएगी कंजम्पशन गुड्स, यानी यहां पर जो आप अपने घर में अपने कपड़ों को, मतलब सेल्फ कपड़ों को धोने के लिए जब आप इसे यूज करेंगे ना, तो ये जो मशीन होगी ये बन जाएगी कंजम्पशन गुड्स। क्या बन जाएगी? कंजम्पशन गुड्स, यानी ये बन जाएगी कंजम्पशन गुड्स, ये कैपिटल गुड नहीं होगी। जबकि ये जो वॉशरमैन है, ये जो धोबी है, ये क्लॉथ्स को क्या करेगा? धोएगा और मार्केट में इनकी सर्विस करेगा, यानी इनको देगा। दैट मीन्स ये रिसेल पर्पस के लिए, यानी फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है इस मशीन से, इसलिए ये जो वॉशिंग मशीन होगी, इस वॉशरमैन के लिए ये जो वॉशिंग मशीन है ये कैपिटल गुड होगी। क्या होगी? कैपिटल गुड्स। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी मशीन को अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए या आप यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए कंजम्पशन गुड्स होगी, जबकि अगर आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो वही मशीन आपके लिए क्या बन जाएगी? कैपिटल गुड बन जाएगी। सिलाई मशीन का एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई सिलाई मशीन है तो वो कंजम्पशन गुड्स है, जबकि वही जो टेलर जो कपड़े सिलता है उसके लिए वो मशीन कैपिटल गुड बन जाएगी। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ऑल मशीन्स आर कैपिटल गुड्स, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इनमें से कुछ मशीनें क्या हो जाएंगी? कंजम्पशन गुड्स हो जाएंगी, और कुछ मशीनें क्या हो जाएंगी? कैपिटल गुड्स हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज नेशनल इनकम के इस चैप्टर को आपने ठीक से समझा होगा। नेशनल इनकम बड़ा चैप्टर है। हम लोग धीमे धीमे अपने इन वीडियोस के माध्यम से इस चैप्टर को बिल्कुल आज मैंने 0 से स्टार्ट किया है, और आपको इस चैप्टर में नहीं पूरी इकोनॉमिक्स का हीरो बना दूंगा। आप यकीन मानिए कि आप इकोनॉमिक्स में एकदम 100% हंसते हुए पेपर देने जाएंगे और बाहर हंसते हुए ही आएंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। अगर आप लोग मेरे इन वीडियोस को कंटिन्यू विदाउट एनी स्किप देखते रहेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स में बहुत मजा आने वाला है। इकोनॉमिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बशर्ते इसको ठीक से मन लगा के पढ़ा जाए।
बच्चों को नेशनल इनकम चैप्टर बहुत टफ लगता है, वेरी इजी चैप्टर। डिपेंड करता है कि पढ़ाने का और पढ़ने का स्टाइल क्या है, बहुत कुछ डिपेंड करता है बच्चों कि जो सामने वाला पर्सन हमको दे रहा है यानी पढ़ा रहा है वो किस स्टाइल से पढ़ा रहा है, उसका मैथोडोलॉजी क्या है, और सामने वाला बच्चा जो कैच कर रहा है वो किस मैथोडोलॉजी से कैच कर रहा है। अगर दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठ जाती है तो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता बच्चों। ये चैप्टर बहुत आसान है, पूरी इकोनॉमिक्स बहुत आसान बना दूंगा मैं आपके लिए। आप इन वीडियोस को कंटिन्यूटी देखते रहिए और अपने दोस्तों तक साझा करते रहिए। तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को अवश्य साझा करें ताकि सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल ना हो, बशर्ते जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये हमारे सारे के सारे वीडियोस बहुत ही यूजफुल हैं। आप उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। अब इसके बाद नेशनल इनकम के सेकेंड वीडियो के साथ, मतलब थर्ड वीडियो, फर्स्ट वीडियो तो पहले ही आ चुका है, आज ये सेकेंड वीडियो है। अब मैं थर्ड वीडियो की बात बहुत ही शीघ्र, मतलब इसी वीक में आपके साथ साझा करूंगा। आप लोग हमारे इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए। मैं अब अकाउंट में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और नेशनल इनकम के थर्ड वीडियो के साथ आपके साथ जल्दी ही वार्ता करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।